जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNB क्लासेस पे। जैसा कि पता है कि हम लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का फॉर्म आ गया और फॉर्म फिल भी हो रहा है। ठीक है, तो उसकी तैयारी हम लोग अभी से लग जाएं, तभी जाके हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे। जल्द ही नवोदय विद्यालय का 6 का भी आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, तो 6 वाले भी तैयार रहें अपने लिए। ठीक है, उनके लिए मैं मैथ और हिंदी और रीजनिंग की क्लासें लगातार लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग साइंस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट से तैयारी हम लोग करेंगे। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछने का एक बेस होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि हम तो कहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट काम करती है कहीं ना कहीं उसका एक बेस होता है। ठीक है, तो हम ये जो मैंने फसल उत्पादन और प्रबंध के बारे में पिछली वीडियो करा चुका हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सोचा है कि हर एग्जाम को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं NCERT को आप देख रहे होंगे या अभी समझते होंगे, तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ NCERT एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बुक होती है जो हर हम लोगों को वही पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में भी वही चलती है, उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसी को बेस मान के अपना पेपर बनाती है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी जो भी NCERT में एग्जाम्पल आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन है, उसको हम लोग फिनिश कर देंगे। और इससे करने से ये फायदा है कि क्वेश्चन जो बोलते हैं ना कि डिट्टो टू डिट्टो फंसता है, इससे क्वेश्चन आपका एकदम डिट्टो टू डिट्टो फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं होगा, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम करा रहा है आप पता करिएगा, उसमें से जो साइंस के क्वेश्चन है उसका बेस क्या माना है, NCERT को ही माना है। ठीक है, तो हम लोग NCERT अपना हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस करते हुए सभी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर को मैं पढ़ा भी चुका हूँ और बच्चे कह रहे थे लाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल में ये सब पढ़ा दिया जाए, पढ़ा भी दिए स्कूल में। चलिए चलते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फसल को समझ लेते हैं। ठीक है, फसल मेनली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हम लोग समझाएंगे फसल 3 प्रकार की। यहीं से अच्छा खासा एक क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है। तो यहीं से देखना 3 क्वेश्चन यहीं से बनाएगा हर एक फसल से। तो पूछता है कि फसल, ये तो आप छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि फसल कितने प्रकार की होती है, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी फसल, किस फसल में क्या बोया जाता है, कौन सी फसल किस समय बोई जाती है, और उनका समय पूछ सकता है कि किस महीने में से किस महीने तक बोई जाती है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कौन सी फसल किस फसल में आती है। ठीक है, तो चलिए उसको समझेंगे। थोड़ी सी बात समझ लीजिए, मैंने पीछे भी बताया था कि फसल 3 प्रकार की, खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद की फसल। और तो बात आती है कि यह खरीफ की फसल बोई कब जाती है, पहले क्वेश्चन ये पूछ देता है, 3 ऑप्शन दे देगा, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, नन ऑफ दीज। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। तो आप क्या लगाएंगे कि वर्षा ऋतु में क्या बोई जाती है, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ऐसा इसको एग्जाम्पल के साथ याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु किस समय, वर्षा किस समय आती है, जून के पहले सप्ताह में। तो यहाँ से ये क्लियर कर लीजिएगा कि वर्षा ऋतु कब से शुरू होती है, यानी जून के पहले सप्ताह से। ठीक है, तो वो जून में शुरू होने वाली कौन सी फसल आ जाएगी, खरीफ की फसल आ जाएगी। और इसमें से क्या अंदर पूछेगा तो पूछ सकता है कि आप मेनली इसमें क्या करिएगा कि धान की खेती को याद रखिएगा कि कौन सी है खरीफ की फसल। धान से याद आ जाएगी, धान हमेशा हम लोग बरसात के समय ही बोते हैं। ठीक है, तो धान के साथ मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब की क्या खेती हम लोग कब करते हैं, खरीफ की फसल में करते हैं। आ जाइए, कपास भी कहीं पूछ देता है, तो कपास को भी याद रखिएगा कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक, खरीफ फसल कहाँ को कब हो जाएगी, वर्षा ऋतु में, और किस महीने में, जून से लेकर सितंबर के बीच में। और इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, जून, मक्का, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार पूछ देगा कि रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल में कौन कौन फसलें होती हैं। तो रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों। इस समय आपको इतना गेहूँ याद रखिएगा, गेहूँ उस समय आपका जिस समय शीतलहर होती है, देखते हैं गेहूं के ऊपर पूरी शीत बढ़ जाती है। ठीक है, तो गेहूं को मेन याद रखिएगा इसमें, रबी की फसल में, और खरीफ की फसल में धान को। ठीक है, इसको एग्जांपल रखिएगा, ये
ठंडी कब पड़ती है हम लोगों की शीत ऋतु? अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है ना। तो शीत ऋतु ठंडी कब पड़ती है हम लोगों से? अक्टूबर चालू होते हो कहाँ तक? मार्च तक। ऐसे याद करिएगा, इसका महीना भी एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ठीक है। और जायद की फसलें समझ लेते हैं। जायद की फसलें आपको याद रहेगा, क्योंकि जनरली बहुत कम फसलें बोई जाती हैं, जायद की फसलें कम आती हैं। ये जून उन महीने के एकदम कड़ाके जो गर्मी होती है ना, उस समय बोई जाती है। तो उस समय देखिए हमारे पास कोई फसल नहीं होती है, ये छोटे छोटे फसलें, केला खरबूज, खीरा उरा सब छोटे छोटे, ककड़ी उकड़ी इसी समय बोया जाता है। ये सब जायद में याद रखेगा, ठीक है। पूछ देता है कभी कभी कि तरबूज किस फसल का फसल है, तो बता देंगे कि जायद फसल से, ठीक है। जायद फसल का भाग होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस चैप्टर से मेनली यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, और मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन करके। चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है? इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो क्या हमको मक्का किस हमको बस बताया मक्का किस फसल में आएगा? किसमें? खरीफ की फसल में। मैंने अभी बताया कि किस में आएगा? खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? अब बताएं किस में बोई जाएगी, यहाँ से याद रखिएगा। खरीफ की फसल आपको जून से सितंबर के बीच में बोई जाएगी। इसी समय क्या होता है? वर्षा होती है, ठीक है। जिस समय वर्षा होती है देखें उस समय गर्मी भी होता है, ठीक है। उस तापमान चाहिए ही चाहिए, उसको नमी भी चाहिए। और वर्षा तो, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो वर्षा होगी, लेकिन इसको पूछ रहा है कि किसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि निम्न तापमान की रिक्वायर्ड इसको नहीं पड़ती है। निम्न ताप नहीं रहेगा तो भी ये अपना पौधा बड़ा हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? निम्न ताप, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अदरक के प्रवर्धन में आमतौर से किसे उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज कर देता है, एनसीईआरटी का थोड़ा सा जो भाषा है ना, सबको समझ में नहीं आता है। तो जनरल सी बात है कि सीधा सीधा आदि का पौधा जब हम लोग उगाते हैं तो बोते क्या हैं, ठीक है। क्या बोते हैं? उसको जमीन में क्या लगाते हैं? उसका बीज बोते हैं, या तना बोते हैं, या पत्ती बोते हैं, या उसका जड़ बोते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग उसका अदरक का क्या कौन सा भाग बोते हैं? तना। और तना ही हम लोग क्या करते हैं? चाय में डालते हैं। याद रहेगी मेरी बात ना? तो याद रखिएगा छोटी छोटी बातों को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जैव खाद्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से हमको छांटना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको बस यहाँ पे देखिएगा ध्यान, कौन नहीं है ये बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देता है। क्या जैव जो खादें होती हैं, जैविक खादें क्या करती हैं? मृदा की जलधारिता को, क्षमता को बढ़ा देती हैं। बात सही है, जैव खाद का प्रयोग हम लोग करना चाहिए। इनमें सभी पादप पोषक संतुलित मात्रा में होते हैं। ये बात गलत बोल रहा है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। हाँ, ये भी बात सही है। यह मृदा को क्या, जैव खादें क्या करती हैं? मृदा को ह्यूमस प्रदान करती हैं, ठीक है। अगला क्या है? इसमें मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो जैविक खाद हम डालते हैं तो मिट्टी को क्या बना देता है? उपजाऊ बना देता है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। तो अपना इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? बी वाला ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि चौथा क्वेश्चन है कि अनाज से भूसी यानी चोकर अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अनाज से भूसी, ये आप देखे होंगे जब चावल कुटाते हैं हम लोग, चावल धन कुटनी से, तो उसमें क्या आ जाते हैं? भूसी आ जाती है, उसी को चोकर बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें उसको क्या किया जाता है? सूप के द्वारा। गांव में आप होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, समझ रहे होंगे सूप क्या होता है। सूप से क्या किया जाता है? उसका फटका जाता है, ठीक है। छाना नहीं जाता है। थ्रेशरिंग भी गेहूं की जाती है, ठीक। हाथ से बीनते रह जाएंगे, ठीक। तो फटकने की विधि बोली जाती है, ठीक है। भूसी ने अनाज से भूसी को निकालना क्या कहलाता है? फटकना कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथनों के समुचित को चुनिए जिसके संकेत मिलता है और कि फसलों की सिंचाई क्यों आवश्यकता होती है। अब देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, आपको कई ठोकर कथन दे रहा है और उसमें से कौन कौन सही है उस चीज को पूछ ले रहा है। तो इस बातों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो करिए, घबराने की जरूरत नहीं है।
चलिए पहला पढ़ते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता है। कोई भी छोटा बीज होगा उसके लिए आर्द्रता जरूरी है, तभी ना उसका छोटा छोटा भाग जब देखते हैं निकलता है, तो उसी को बोल रहा है कि नमी चाहिए तभी जाके निकलेगा वो। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि पौधों के पोषकों का अवशोषण अधिकांशतः घुली हुई अवस्था में नहीं करता है। पौधों सिर्फ ये बात सही है, क्योंकि पौधे ही नहीं, हम लोग भी, कि हमारा भी जो पाचन होता है लास्ट वाला, वो हमारा छोटे छोटे कोणों में टूट जाता है, तभी जाके हम लोग उसका क्या कर पाते हैं, उसका हम लोग विपाचन कर पाते हैं। ठीक है, उसी तरह पेड़ पौधे में क्या होता है, घुली हुई अवस्था में जाके उनका क्या होता है, पोषण होता है, यानी भोजन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई करने से फसलें पाले और उसमें वायु प्रवाहों से बच जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पानी भरा देंगे खेत में तो हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा, अगर हवा बहेगी तो होगा, तो ये बात गलत कह रहा है। ठीक, सिंचाई करने से मृदा बनावट बेहतर हो जाती है। सिंचाई करने से क्या, सिंचाई करने से सिर्फ उपजा हो जाएगी हमारी मिट्टी, ये भी गलत बात बोल रहा है। पूछ रहा कौन कौन सही है, तो 1 और 2 सही है। देखेंगे इसमें कि 1 और 2 कथन किसने सही है। देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में बस दिया हुआ है, कि क्या लगा देंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना कि खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रयोग करता है। जानिए, आप अगर गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो बात को समझ जाएंगे तुरंत। खरपतवार को निकालने के लिए हल का प्रयोग करेंगे, कल्टीवेटर का नहीं, हल का नहीं, कुल्हाड़ी का नहीं, कुल्हाड़ी का काटने में प्रयोग करते हैं। ठीक, फावड़ा का प्रयोग हम करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो शहर के लोग हैं थोड़ा सा इन शब्दों से परिचित नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा फावड़ा होता है। ठीक, ऐसे करके होता है। ठीक, ऐसे सफाई की जाती है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। उर्वरकों के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। थोड़ा सा नहीं वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि नहीं के रूप में पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये उपज बढ़ा देते हैं, बात सही, उर्वरक डालेंगे तो उपज बढ़ाएगा ही। इसके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा पोषक संतुलन बिगड़ जाता है, बात सही है, ये भी कह रहा है। और क्या कह रहा है कि आमतौर ये कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्या इस समय कितना उतने उर्वरकों का प्रयोग किया जाता नहीं, अब तो जैविक विधि का भी प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और गोबर खाद का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि ये पर्यावरण की हितैषी है। क्या उर्वरकों का प्रयोग करना हमारे पर्यावरण के सही है। ये सरासर क्या है, गलत है। कहीं ना कहीं हमको भी उर्वरक नुकसान पहुंचाता है और हमारे वायुमंडल में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अपना राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है, तो कौन सी बात सही नहीं है, पर्यावरण हितैषी के लिए होती है हमारे लिए, या पर्यावरण की सही नहीं है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को सही समुच्चय को चुनिए। कह रहा है खरपतवार किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्या वे फसल कटाई शस्य कर्तन में व्यवधान डालती हैं। सही में सही कह रहा है, काटते समय भी खरपतवार आते हैं, देखता हूँ तो सही से कटाई नहीं होती है, कुछ बड़ी समस्या होती है, पहले खर को निकालो फिर जाके सफाई हम लोग करते हैं। अगला बात क्या कर रहा है, ये बात सही है। वे फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करते हैं। क्या खरपतवार फसल की सहायता करते हैं, ये बात गलत बोल रहा है। वे फसल के पौधे के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के प्रति, ये भी बात सही बोल रहा है। ये ऊपर से जाकर ढक लेते हैं पौधों को, न साथ उनको जल भी नहीं सही उसके तनों तक पहुंच पाता है, जड़ों तक, और स्थान भी घेर लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी सही से नहीं पाती है, क्योंकि इसे ढका जाता है, उसमें बाधा डालता है। तो ये भी बात सही बता रहा है। वे पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसकी वजह से पौधे दबने की वजह से क्या करते हैं, अपना वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ये भी बात सही बोल रहा है। तो कथन कौन कौन सही है, 1, 3, 4 देखते हैं। 1, 3, 4 यानी पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ऐसे कथनों को, सवाल को बड़ा देख के डरिएगा मत, क्योंकि विद्या ज्ञान में भी देखें कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा करके, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। घबराएंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, मृदा को ढीला करने और उलट पलट करने की प्रक्रिया कहलाती है। इन मृदा को हम लोग नहीं, इसको कोड़ना बोलते हैं गाँव में, उसको क्या कहते हैं, सिंचाई और खाद देना गलत बात है। खुदाई करना और विनोइंग करना, जुताई और हल चलाना, कटाई का भंडारण, और ये बात कौन सी है, जुताई और हल चलाने, हल चला के हम लोग क्या करते हैं, ढीला करते हैं। ढीला करने के बाद हम कोई भी फसल, कोई भी बीज के खेत में बोते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीने में आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि
कि मानसून हमारे समय कब आता है, या पूछे खरीफ की फसल किस समय बोई जाती है, तो मैंने बताया था खरीफ की फसल कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु का मतलब कब शुरू होता है, वर्षा ऋतु हमारी जून के महीने में शुरू होती है, ठीक है, या फर्स्ट वीक में कह सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारा मानसून आ जाता है। तो क्या लगा देंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक सही बोल रहा है, नवंबर से लेकर गलत बात बोल रहा है, जनवरी से लेकर मई तक अपन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें पानी और पौधों की जड़ों के समीप बूंदे डाला जाता है। कहने का मतलब उस सिंचाई के तरीकों को क्या बोलते हैं, जब हम पानी को पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके डालते हैं, इन धीरे धीरे छोटे छोटे बूंदों में डालते हैं, छोटे छोटे यंत्र के द्वारा। जो हेयर में भी देखते हैं वो फुहारा मारने वाली मशीन आती है, उस तरह की बात करना है। क्या उस विधि को घिरनी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। छिड़काव विधि बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि छिड़काव तो ऊपर से किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। लेबर विधि भी नहीं है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, ड्रिप विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिप विधि। तो इतनी बातें आपको, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर थे जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर ज़्यादातर फंसने के हैं, D2 क्वेश्चन फंसने की बात करें तो हम अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करके जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी तो मैं प्रीवियस के क्वेश्चन और इससे अधिक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस सेट लेकर करा ही रहा हूँ, हर चैप्टर का एक। तो उसको देखिए, उसके साथ साथ इसको भी देखा करिए, जिससे कि कोई भी कमी ना रह जाए, ठीक है। तो इस क्लास को सभी, यानी क्लास 6 वाले भी देख सकते हैं, क्लास 9 वाले में, क्योंकि सैनिक में भी साइंस क्या है अच्छा खासा, सैनिक वाले में भी कुछ सैनिक का भी फॉर्म आने वाला है, ठीक है। सैनिक प्लस JNB वाले भी अपना देखते रहें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करिए, इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए और दूसरों को भी बनाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।